नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो कोरोना के खिलाफ एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ। आज लखीमपुर खीरी के दौरे पर जा रहे हैं सीएम योगी। बता दें, कोविड कमांड सेंटर का वो निरीक्षण करेंगे और साथ ही जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो किसी गांव का दौरा भी कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार कोविड के आंकड़ों को लेकर यही चिंता कि किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, तो कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज का ये खास दौरा लखीमपुर खीरी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगातार कोरोना को नियंत्रित करने की कोशिश में है और जिस तरीके की स्थिति पहले थी वही स्थिति लाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना के आंकड़ों पर नियंत्रण पाने की कोशिश लगातार जारी है। तो यूपी वो राज्य रहा है जहां सबसे ज्यादा कोरोना टेस्टिंग हुई है और आंकड़ों पर नियंत्रण भी तेजी से हुआ। इस बार फिर से यही कोशिश। और अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसके, लगातार कोशिश की जा रही है कोरोना के आंकड़ों पर नियंत्रण पाने की, और सीएम योगी आदित्यनाथ जब कोरोना पॉजिटिव थे तब भी उन्होंने लगातार कोशिश यही की कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए। अब लखीमपुर खीरी का ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जमीनी हकीकत देख रहे हैं। वो स्वयं मौके पर जा रहे हैं, गांवों का निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो कोविड में मरीज भर्ती हैं उनसे भी सीधे तौर पर बात कर रहे हैं। होम आइसोलेशन के लोगों से पूछ रहे हैं कि उनको क्या सुविधाएं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर जमीनी हकीकत देखना चाहते हैं और सीधे उसी के हिसाब से आगे का दिशा निर्देश देना चाहते हैं। जिस क्रम में उन्होंने 11 मंडलों का दौरा किया है, कई गांवों में वो स्वयं गए हैं, कई लोगों से सीधे तौर पर उन्होंने इंटरेक्ट किया और उनसे बातचीत करने के बाद अफसरों को निर्देश दिए हैं। तो निश्चित है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह करीब 11 बजे लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे, जहां वो कोविड कंट्रोल रूम सेंटर का निरीक्षण करेंगे। वहां पर कार्य प्रणाली किस तरीके की चल रही है वो भी देखेंगे। उसके अलावा अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे कि किस तरीके की चीजें लखीमपुर में चल रही हैं। साथ ही साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों के साथ भी एक बैठक करेंगे, जिसमें जनप्रतिनिधियों से उनकी समस्याएं सुनेंगे, साथ ही साथ क्षेत्र का हाल भी जानेंगे। उसके अलावा किसी एक गांव का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, क्योंकि सीएम योगी अब तक जिन गांवों में गए हैं वहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने स्तर से रैंडमली चेक किया है। तो ये भी बहुत संभव है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी किसी गांव पहुंचे और वहां पर लोगों से इंटरेक्ट करें। तो निश्चित है कि यह दौरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना को काबू करने के लिए स्वयं मैदान में उतरे हैं, जिसी क्रम में आज वो लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। ठीक है, इसके बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स लेंगे। तो कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखीमपुर खीरी दौरे पर रहेंगे। खबर लखनऊ से। 8वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन क्लास लेने की अनुमति दी गई है। यूपी में 30 जून तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। 30 जून तक स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो बेसिक शिक्षा परिषद ने निर्देश जारी कर दिए। तो लगातार कोरोना काल में जिस तरीके से पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। यूपी में 30 जून तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। 30 जून तक स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने ये निर्देश जारी किए हैं। तो लखनऊ से ये खबर। एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। एसके, ये फैसला लिया गया 8वीं तक के स्कूलों को ये खास ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति दी गई है, और ऐसे में किस तरीके का प्रोसेस रहने वाला है? क्या पिछली बार की जो गाइडलाइंस थी वही फॉलो की जाएंगी? बिल्कुल, यूपी सरकार चाहती है कि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू रहा और बहुत सारी चीजें बंद रही, जिससे कहीं ना कहीं जो शिक्षण कार्य है उसका नुकसान हुआ है, जिसके चलते कोर्स पूरा नहीं हो पाया है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल टीम 9 की बैठक के दौरान सभी शिक्षा विभागों का समीक्षा की थी और अफसरों से फीडबैक लिया था, जिसमें माध्यमिक, उच्च और बेसिक शिक्षा शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया था कि जितने भी शिक्षा संस्थान है, चाहे वो उच्च शिक्षा संस्थान हो, माध्यमिक या फिर बेसिक,
उन सभी में ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएं। और इसमें बड़ी बात ये होगी कि ये ऑनलाइन क्लासेस विद्यालय से नहीं चलेंगी, बल्कि शिक्षक अपने घर से चला सकते हैं और शिक्षक अपनी सुविधा अनुसार ये क्लास चलाएंगे। हालांकि ये लगातार चलेगी और 30 जहां तक बेसिक शिक्षा का सवाल है, 30 तारीख तक 30 जून तक ये पूरी तरीके से विद्यालय बंद रहेंगे, जहां पर उपस्थिति नहीं होगी और टीचर्स और बाकी स्टाफ को प्रशासन अपने हिसाब से अगर जरूरत पड़ती है तो शासकीय कार्यों में लगा सकेगा। ठीक। और ये ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। तो निश्चित है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो भी कोर्स छूटा है, बच्चों का नहीं हो पाया है, उसको इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पूरा कराया जाए। जी ठीक है, चलिए इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ से खबर, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का आदेश सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों की फीस को लेकर खास निर्देश जारी किए गए हैं, जहां स्कूल अब अपनी मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। तो यूपी के स्कूल फीस में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। डिप्टी सीएम शैक्षणिक सत्र 2021-22 को लेकर उन्होंने बातें कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे कोई भी स्कूल और प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों के लिए ये आदेश है। विद्यालय बंद रहने पर परिवहन शुल्क नहीं लगेगा और साथ ही अभिभावक इसके बाद हर महीने फीस दे सकेंगे। जहां एक और स्कूल अपनी मनमानी करते हैं, वहीं दूसरी ओर अब इस आदेश के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा। वाराणसी से खबर, आज पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के कोरोना वॉरियर्स से संवाद करेंगे। वाराणसी के चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ से ये खास चर्चा होगी। तो वर्चुअली पीएम मोदी कोरोना वॉरियर्स से संवाद करने जा रहे हैं। कोरोना की तैयारियों को लेकर ये चर्चा की जाएगी। तो कोरोना को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, इसके बारे में जांच होगी और चर्चा भी होगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना की तैयारियां तो पहले से की जा रही है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स कितना तैयार है उसके बारे में वर्चुअल तौर पर यह बात होगी। और अधिक जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे साथ आकाश यादव लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, आपसे जानेंगे आज ये जो वर्चुअल तौर पर संवाद होने जा रहा है कितना खास रहेगा, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस बीच जब पीएम नरेंद्र मोदी खुद चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि काशी की चिंता पीएम मोदी तो लगातार करते आए हैं, लेकिन इस बार सफलता का राज जानेंगे। पीएम मोदी पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर से हाल पूछेंगे। उसके साथ साथ इस 1.5 महीने में जिस तरह से कोरोना पर काबू कर लिया गया उसकी भी राज जानेंगे। हालांकि अगली लड़ाई यानी तीसरी लहर की तैयारी भी पीएम मोदी जानेंगे। इसके साथ साथ जो लॉकडाउन लगा था, व्यापारियों का सहयोग था, व्यापारियों को भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सही समय पे व्यापारियों ने जिला प्रशासन से मिलकर लॉकडाउन पे सही कदम उठाया, जिससे कोरोना से हम लोगों ने जीत हासिल कर लिया। लगातार संक्रमण का दायरा कम हो गया। तब पीएम मोदी का ये तीसरी लहर और तैयारियां और खुद ये राज जानेंगे पीएम मोदी की किस तरह से तैयारी आपने लोगों की की। कुछ खास दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी खुद भी आगे बढ़कर आ रहे हैं और हर कोशिश ये कर रहे हैं कि चाहे फिर वो राज्य के मुख्यमंत्री हो या फिर डीएम हो, और अब कोरोना वॉरियर्स से जिस तरीके से चर्चा करने जा रहे हैं तो बड़ी एक यहाँ पर कामयाबी भी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, आदेश और निर्देश उनका लगातार चलता रहेगा। हालांकि 18 अप्रैल को भी पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से जिला प्रशासन से, स्थानीय डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफों से उन्होंने बात किया था। आज फिर बात करने जा रहा है। तो निश्चित तौर पे तीसरी लहर की जो तैयारी चल रही है उसका हाल जानेंगे, उसका दिशा निर्देश देंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को मिल सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और खबर लखनऊ से, कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन होगा। सीएससी पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। 93,000 सीएससी पर पंजीकरण की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। योगी सरकार ने निःशुल्क पंजीकरण के आदेश दिए हैं। तो पोर्टल पर जो लोग पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं उनके लिए ये सुविधा है खास तौर पर। और ऐसे में हम आपको बता दें कि यूपी के गांव-गांव तक वैक्सीनेशन पहुंचाने की ये कोशिश संभव होती नजर आ रही है। यूपी के गांव में कोरोना टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में कॉमन सर्विस सेंटर पर गांव के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी।
देश को कोरोना महामारी से मुक्ति कब मिलेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन तीसरी लहर आ सकती है, इसकी भविष्यवाणी कर दी गई है। इस बीच में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की खबरें भी डरा रही हैं, जहां एक और उत्तर प्रदेश में रोजाना कोरोना के मामले घटते घटते अब 6000 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि कई जिलों से ब्लैक फंगस की खबरें आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बीच नए फंगस की एंट्री, लोगों पर एक और खतरे की घंटी। कोरोना काल में फंगस का फंदा, कालाबाजारी का फिर शुरू हुआ धंधा। अभी कोरोना की दूसरी लहर थमी नहीं है कि जिंदगी में एक नहीं बल्कि दो और मुसीबत आ गई है। नाम है ब्लैक एंड व्हाइट फंगस। अभी लोग ब्लैक फंगस के बारे में सुन ही रहे थे, इस बीच व्हाइट फंगस ने दस्तक दे दी है। अब व्हाइट फंगस क्या है, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। पहले ब्लैक फंगस किस तरह से देश भर में फैलता जा रहा है, ये जान लीजिए। ब्लैक फंगस राजस्थान में महामारी घोषित है। राजस्थान में 700 से अधिक केस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में करीब 100 लोगों की मौत भी हो गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार में भी इसके केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना की चुनौती के बीच ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। देश भर के कई राज्यों में इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं ब्लैक फंगस के बीच व्हाइट फंगस की एंट्री हो गई है। पटना में व्हाइट फंगस के कई मामले सामने आए हैं। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के लिए एक तरफ सिरदर्द बना ब्लैक फंगस है, तो दूसरी तरफ व्हाइट फंगस ने भी लोगों को डरा दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस बहुत ज्यादा खतरनाक क्यों है। काफी तेजी से फैलता है। 3 दिन में नाक से दिमाग तक जाता है। आंखों की रोशनी चली जाती है। नाक और जबड़े पर भी बुरा असर करता है। सही समय पर इलाज नहीं तो मौत। कोरोना संक्रमण से उबरने वाले मरीजों में अक्सर ब्लैक फंगस की समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे कई मरीज सामने आए हैं जो कोरोना से तो उबर गए, लेकिन ब्लैक फंगस का शिकार होने के कारण जान गंवानी पड़ी है। ब्लैक फंगस का कहर अब धीरे धीरे देश भर में फैलता जा रहा है और ऊपर से व्हाइट फंगस की दस्तक ने लोगों को अलग से डरा दिया है। आखिरकार कोरोना के बीच सफेद और काले फंगस का आना जान पर एक और खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबरों में आगे बढ़ें तो बताएं उसे खबर। तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज ने 3 लोगों को कुचला है। बाइक पर सवार थे तीनों लोग और हादसे में परिवार में पूरा मातम पसरा पड़ा है। तो बता दें, घटना के बाद रोडवेज ड्राइवर और कंडक्टर फरार हैं। सहसवान कोतवाली क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। रोडवेज बस ने 3 लोगों को कुचला है। हादसे में परिवार में मातम पसरा पड़ा है। तो हादसे के कारण जो तस्वीरें सामने आई हैं बेहद मार्मिक है, क्योंकि पूरे परिवार में मातम पसरा पड़ा है। तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है। बदायूं से इस वक्त ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज ने 3 लोगों को कुचला। बाइक पर सवार 3 लोग थे और इस हादसे से पूरे परिवार में
मातम पसरा पड़ा है। घटना के बाद रोडवेज ड्राइवर और कंडक्टर वहां से फरार भी हो गए। सहसवान कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। और वहीं रायबरेली में मामूली विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। फायरिंग में एक युवक को गोली भी लगी है। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लालगंज कोतवाली के रामलीला मैदान का ये मामला बताया जा रहा है। मामूली विवाद था, इसको लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। देखो, अभी यहाँ पर दो लोग आए थे, एक सत्यम और एक मोहम्मद अकमाम। ठीक है, सत्यम के जो है सस्पेक्टेड गनशॉट इंजरी लग रही है, पंक्चर वुंड है, पर गोली महसूस नहीं हो रही है। तो एक्सरे के लिए उनको जो है जिला अस्पताल रेफर किया गया है प्राथमिक उपचार करने के बाद। और दूसरे जो है अकमाम जो है, इनको जो है यहाँ पर सिंपल चोटें लगी थी, जिनका यहाँ प्राथमिक उपचार करके इनको घर भेज दिया गया। हाथरस से खबर, प्रेमी ने लड़की को गोली मार दी। लड़की से कहासुनी के बाद गोली मारी गई है। ग्रामीणों से प्रेमी युवक दबोचने की ये तस्वीरें सामने आई है। बता दें, गोली लगने से लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जंक्शन क्षेत्र के कैलोर का ये मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रेमी युवक को धर दबोचा है। गोली लगने से फिलहाल लड़की की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हाथरस से इस वक्त ये खबर, लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज जारी है, लेकिन अभी भी गंभीर स्थिति बताई जा रही है। फिलहाल प्रेमी युवक को ग्रामीणों ने धर दबोचा है। यूपी में ड्यूटी के दौरान शिक्षकों कर्मचारियों की मौत पर विपक्ष सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन योगी सरकार ने टीम 9 के साथ बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए विपक्ष के सभी सवालों पर विराम लगा दिया है। योगी सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में बदलाव करने का बड़ा फैसला लिया है। कैसे, ये रिपोर्ट में देखिए। सीएम योगी ने खेला मास्टर स्ट्रोक। विपक्ष की सियासत पर सीएम योगी ने लगाया विराम। मृत शिक्षकों के परिजनों को मिलेगी सहायता। राज्य चुनाव आयोग की पुरानी गाइडलाइन में संशोधन का प्रस्ताव। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान शिक्षकों कर्मचारियों की मौत पर विपक्ष सियासत करता रह गया और सीएम योगी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा कि पूरे मामले पर विराम लग गया। टीम 9 के साथ बैठक में योगी सरकार ने चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत शिक्षकों के परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में बदलाव करने का बड़ा फैसला लिया है। चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत कर्मचारियों की संख्या को लेकर चल रही खींचतान के बीच सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग की सालों पुरानी गाइडलाइन में संशोधन किए जाने की बात कही है, ताकि चुनाव के दौरान मृत शिक्षकों और कर्मचारियों के परिजनों को निर्धारित सहायता दी जा सके। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव को लेकर एक और जहां सरकार को घेरता हुआ नजर आया। विपक्ष का कहना था कि उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षकों और शिक्षा मित्रों ने पंचायत चुनाव के दौरान या पंचायत चुनाव के बाद अपनी जान गंवाई है। हालांकि जो सरकार की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया था वो महज 3 शिक्षकों का जारी किया गया था जिनकी मौत चुनाव के दौरान हुई थी। विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर था। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है। ये मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज टीम 9 के बैठक में ये साफ तौर पे कहा है कि हम उन तमाम परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि उन तमाम शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को जो राशि मिलनी है वो मिले। वो इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है क्योंकि यूपी निर्वाचन आयोग की एक पुरानी गाइडलाइन थी। उस गाइडलाइन के अंतर्गत ये नियम था कि उन्हीं लोगों को मुआवजा राशि मिलेगी जो निर्वाचन दौरान जिनकी मौत होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव
और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग को दिए हैं, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि वो अब जो है निर्वाचन आयोग से बात करके जो पुरानी गाइडलाइन है उसको बदलें। सीएम योगी ने मुख्य सचिव को गाइडलाइन में संशोधन संबंधी प्रस्ताव तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल भेजने के निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर संक्रमण होने पर मृत्यु की स्थिति को भी सम्मिलित करने पर विचार किया जाए। योगी सरकार ने कहा कि वो अपने कर्मचारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए तत्पर हैं, विशेषकर ऐसे समय पर जब उन्होंने चुनाव या अन्य कोई ड्यूटी की है। आज चुनाव आयोग से, जो राज्य चुनाव आयोग है, उनसे वार्ता कर लें, उनके साथ सलाह करके उनसे अनुरोध करें कि वो अपनी गाइडलाइन में संशोधन करें, क्योंकि जब ये गाइडलाइन बनी थी तब कोरोना की बीमारी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिया है कि प्रयास होना चाहिए और सरकार का ये कमिटमेंट है कि जो भी राजकीय कर्मचारी है, यदि उसकी ड्यूटी पर मृत्यु हुई है तो उसके परिजनों को, उसके आश्रितों को नौकरी देना, जैसे भी जिस प्रकार में थे, जो हमारे रेगुलर कर्मचारी थे उनको रेगुलर नौकरी देना, जो रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र थे उनको उसी श्रेणी में उनके आश्रितों को नौकरी देना, ये सरकार की कमिटमेंट है। और जो भी सरकार जो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों, गाइडलाइंस के क्रम में जो भी जितने हमारे जो कर्मचारी आएंगे उनको अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें चीफ सेक्रेटरी, हमारे मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज दोनों को निर्देशित किया गया। उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग से आज एक बैठक भी कर ली है, एक वार्ता भी कर लिया और शीघ्र ही इस संबंध में जो है चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है वो प्राप्त होने पर ये प्रयास किया जाएगा कि इसमें अधिक से अधिक कर्मचारियों को लाभान्वित किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य सरकार के जिस भी कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमित होने से मृत्यु हुई है, उनके आश्रितों को निर्धारित आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रोजगार सेवक के मृतक परिजनों को उन्हीं सेवा शर्तों के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। साथ ही योगी सरकार उन सभी कोरोना योद्धाओं के साथ खड़ी है जो लगातार कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइनर के रूप में काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार जो कोरोना की तरफ की लड़ाई लड़ रही है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो प्रत्येक जो हमारा कोरोना योद्धा है उनके साथ सरकार खड़ी है। और जिस उत्साह से कोरोना योद्धा हमारे लड़ रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो राजस्व कर्मी हो, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, रोजगार सेवक हो, किसी भी प्रकार के हमारे शिक्षक हों, शिक्षा मित्र हों, सभी हमारे कर्मचारी जो प्रदेश सरकार के इस अभियान में जुड़े हुए हैं, टीकाकरण के अभियान में, निगरानी समिति के साथ साथ गांव-गांव जाने के अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी को उत्साहवर्धन करते हुए ये कहा है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। दरअसल पहले की नियमावली के अनुसार चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत कर्मचारियों के परिजनों को सरकार राज्य निर्वाचन आयोग की पुष्टि के बाद ही मुआवजा देती है। यह प्रावधान सालों से चला आ रहा है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के दौर में पुरानी गाइडलाइन कर्मचारी हितों के आड़े आ रही है। यह गाइडलाइन तब की है जब कोरोना नहीं था, लिहाजा गाइडलाइन में संशोधन तय माना जा रहा है। हालांकि विपक्ष इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। चाहे वो कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह हो या एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, सभी ने इस मुद्दे पर जमकर सियासत की, लेकिन योगी के इस फैसले ने विपक्ष के सभी सवालों पर विराम लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। गौतम बुद्ध नगर से खबर। पीएम मोदी ने डीएम की सराहना की। जिलाधिकारी स्वास्थ्य एलवाई की पीएम मोदी ने सराहना की है। जिले में कोरोना प्रबंधनों को लेकर उन्होंने तारीफ की है। तो गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के जो नियमों का पालन कराया गया उसको लेकर जिलाधिकारी स्वास्थ्य एलवाई की तारीफ की गई है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।